हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस में आगे बढ़ेंगे और लास्ट के 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग देख लेना उसको। और ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं यहीं पर बता दूं आप लोग को कि जो सहायक शिक्षक का एग्जाम है, ये बिना ईवीएस के आपका नहीं निकलने वाला। ईवीएस जो है बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि 30 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। 30 प्रश्न यहाँ के होंगे। उस 30 में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो, मैथ्स सबसे बनने वाला है जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। हिंदी नॉर्मली जो सीजीपीएससी प्रिपरेशन करते हैं वो हिंदी भी करके बैठे होंगे। इंग्लिश भी बन ही जाएगा, इंग्लिश बहुत आसान आने वाला है, आता है जनरली। ये जो ईवीएस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ईवीएस हो गया और सीडीपी हो गया, जो स्टार्टिंग का 30 क्वेश्चन है बाल विकास का, और ईवीएस का 30 क्वेश्चन। ये दोनों 60 क्वेश्चन ना बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में। अगर ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से आपने कर लिया, सीडीपी और एनवायरमेंट को, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रुक सकता। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं बार बार बोलूंगा कि आप लोग ये जो सीडीपी वाला है, बाल विकास वाला, और दूसरा एनवायरमेंट ईवीएस, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु को किसने देखा था? वैसे कल एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बल का एसआई मात्रक क्या है, बल या फोर्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन एसआई यूनिट है बल का। और उसमें ऑप्शन में एम्पियर था। एम्पियर विद्युत धारा का है, इसको हम लोग करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। पास्कल ऑप्शन में था, ये प्रेशर का है, प्रेशर को हिंदी में दाब बोलते हैं। और कुछ ऑप्शन में था, क्या याद नहीं आ रहा है। न्यूटन था, एम्पियर था, पास्कल था, और एक ऑप्शन मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी था। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका है? त्वरण का है। इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, तो आज हम लोग अपने क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज भी 10 क्वेश्चन है। आप लोग फिर से एक पेन कॉपी ले लो, 1 से लेकर 10 तक मार्क कर लो और अपना आंसर फिल करना स्टार्ट कर दो। एज अ टेस्ट लो इसको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसका आंसर बता दो। इसका आंसर है ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया। तो जीवाणु को सबसे पहले किसने देखा है? एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने देखा है। तो जीवाणु या बैक्टीरिया एक क्या है? बायोलॉजिकल सेल है, जैविक कोशिका है। बायोलॉजिकल सेल याद रखना, एक सेल है जो कि प्रोकैरियोटिक प्रजातियों की विस्तृत समुदाय बनाते हैं। आपने सेल में पढ़ा होगा, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक प्रजातियों का एक विस्तृत समुदाय है। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मच्छर जनित बीमारी नहीं है? ठीक, इनमें से कौन सा मच्छरों द्वारा फैलने वाला डिजीज नहीं है? तो इसका आंसर आप अपना मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 2, और अपना आंसर मार्क कर लो अपने नोटबुक में, पेज में, कॉपी में। चलिए इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है गलगंड। बाकी जो 3 है, फिलेरिसिस, मलेरिया और डेंगू, ये सब क्या है? वो बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलते हैं। मच्छरों के काटने से और कौन सी बीमारी है वो देख लो। एक जीका वायरस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चे में था भी। फिर वेस्ट नील वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है, डेंगू है, एंड मलेरिया। ये सारे डिजीज हैं जो कि किससे फैलते हैं? मच्छरों के इनके मच्छरों के वेक्टर के थ्रू फैलते हैं, या मच्छर के कारण फैलते हैं, ऐसे समझो सीधे। तो इनका नाम नोट कर लेना, जीका वायरस, वेस्ट नील वायरस, चिकनगुनिया एंड डेंगू मलेरिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, वायरस नामक रोगाणु से फैलने वाले रोग हैं, इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है? वायरस के द्वारा फैलने वाला डिजीज कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा डिजीज है जो वायरस के कारण फैलता है? ठीक, चलो आंसर कमेंट करके बताओ फटाक से मेरे को। ये आपने जो नोटबुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और अपना आंसर मार्क कर लो। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है, जो वायरस नामक रोगाणु से फैलता है तो वो है चेचक। ओके, इसको याद रखना, चेचक। अब हम लोग देख लेते हैं वायरल डिजीज क्या होता है। एक चीज आपको बता देता हूं, ईवीएस में ना, ईवीएस में आपको बेसिकली पढ़ना है शिक्षण शास्त्र को, शिक्षण
शास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडागोजी। ईवीएस में यहीं से 30 में से तो 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन। ओके, इसको और अच्छे से करो। अब मान के चलो 20 क्वेश्चन तो आएगा ही पेडागोजी से। ईवीएस के सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ओके, ईवीएस के सेक्शन से 20 क्वेश्चन पेडागोजी से आने वाला है। अच्छे से प्रिपेयर करो, अचानक से कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है कि वायरल डिजीज, या वायरल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषाणु, वायरल को बोलते हैं विषाणु, और बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु। ओके, सो आप बताओ, देख लो, वायरल डिजीज आर इन्फेक्शियस कॉज बाय वायरस। जो वायरस डिजीज है या वायरल बीमारी है वो वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, वायरस की बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, जैसे हम लोग ठंड लग जाता है, किसी को बोलते हैं ना ठंड लग गया, या बरसात में भीग गया तो सर्दी खांसी हो गया, तो वो भी वायरल डिजीज है। ऐसा बोलते हैं ना, वायरल फैला हुआ है, इसीलिए बोलते हैं उसको, क्योंकि ये सब वायरल डिजीज है। अब और बहुत सारे वायरस डिजीज होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स हो गया जिसको छोटी माता कहते हैं, हर्प्स हो गया जिसको हर्पीज बोलते हैं हिंदी में, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, मम्प्स हो गया, मम्प्स को बोलते हैं हिंदी में कंठमाला का रोग, मिजल्स हो गया जिसको खसरा बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिजल्स या खसरा, कई बार एग्जाम में पूछा है कि मिजल्स किससे फैलता है, तो ये वायरल है, याद रखना, ये वायरस के फैलेगा। ओके, फिर एक वायरल हेपेटाइटिस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो लीवर को इन्फेक्ट करता है, वायरल हेपेटाइटिस। तो ये सारे डिजीज है, विषाणु जनित रोग है या वायरल डिजीज है। जो चेचक है जिसको ही माता रानी बोलते हैं, ठीक है, शीतला, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, ये सब बोलते हैं चेचक को, और जो चिकन पॉक्स है उसको छोटी माता बोलते हैं। ओके, तो ये सब याद रख लेना, चेचक हो गया, ये सब माता है। अब आपके ऑप्शन में क्या क्या था, जो टिटनस है ना, ये जो है बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब ये किससे फैलता है, बैक्टीरिया से। चेचक किससे फैल रहा था, वायरल से, मतलब विषाणु, ये विषाणु वाला हो गया। और टिटनस ये कैसा फैलता है, जीवाणु से, बैक्टीरिया से। पायरिया क्या होता है ना, मसूड़ों में सूजन आ जाता है, मसूड़ों, दांत के जो मसूड़ा होता है ना उसमें सूजन आ जाता है। और मलेरिया तो आपको पता है मच्छर से फैलता है, फीमेल एनाफिलीज। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, इनमें से कौन सा डिजीज जो है बैक्टीरिया से फैलता है। अब आपको पता है चेचक जो है वो तो जीवाणु नहीं है, वो विषाणु से फैलता है, वायरल है। इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज है, मतलब ये भी विषाणु से फैलता है। तो ये जो 6 है, 6 का मतलब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, टीबी बोलूंगा तो आसानी से समझ जाते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो टीबी है ये है 6 दम। ओके, ये कैसा डिजीज, ये कैसा बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलेगा, बैक्टीरियल डिजीज है सब। ओके, इसको याद रखना, 6 क्या है, जीवाणु जनित है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस। अब जीवाणु से और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, उसका छोटा सा ट्रिक मेरे को इंटरनेट में मिल गया तो मैं लगा दिया यहाँ पर, पंडित का टीका न्यू है। अब देख लेना, प से प्लेग है, डी से डिप्थीरिया है, त से टाइफाइड है, का से काली खांसी है, टी से टिटनस है, का से कुष्ठ है, न्यू से निमोनिया है, और है से हैजा है। ये ट्रिक चाहो तो याद कर लेना। उसके अलावा भी मैंने यहाँ पर बहुत सारे डिजीज लगा दिए हैं, ये सब बैक्टीरिया से फैलते हैं, ये सब बैक्टीरियल बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, तो इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना, ये लुसेंट की बुक से है। अब एथलीट्स फुट नामक बीमारी होती है, एथलीट्स फुट नामक बीमारी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंगस के द्वारा। फंगस मतलब होता है, फंगस को हिंदी में क्या बोलते हैं याद तो नहीं आ रहा है, फंगस, मशरूम एग्जांपल है फंगस का, मशरूम जानते हो आप लोग, कुकुरमुत्ता मशरूम, वो एग्जांपल है फंगस का। हिंदी में क्या बोलते हैं देखते हैं, फफूंद बोलते हैं। ओके, फंगस को हिंदी में क्या बोलते हैं, फफूंद। तो ये जो एथलीट फुट है ये क्या है, फफूंद या फंगस से फैलने वाला एक संक्रमण है। फफूंदी से होने वाला एक तरह का संक्रमण जो आमतौर पर पैरों की उंगलियों के बीच शुरू होता है। आमतौर पर एथलीट फुट उन लोगों को होता है जिनको तंग जूतों के अंदर पैरों में पसीना आता है, जिनको जूतों में जो लंबे लंबे समय तक शूज पहने रहते हैं, और वो शॉक्स को धोते नहीं है, लगातार एक ही शॉक्स को 7 दिन 8 दिन पहन रहे हैं और बहुत सारे पसीने निकल रहे हैं, इस वजह से फंगल स्किन इंफेक्शन हो जाता है, फंगल डिजीज। ये हो गया एथलीट फुट।
ऐसा दिखाई देगा पैर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाथी पांव रोग या एलिफेंटाइटिस का कारण है जीवाणु, विषाणु, एंसाइलोस्टोमा या फाइलेरिया। चार ऑप्शन है, अपना आंसर मार्क कर लो। चलिए इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है फाइलेरिया। इसको फाइलेरिया डिजीज भी बोलते हैं। ओके, हाथी पांव को फाइलेरिया बोलते हैं। इस रोग में व्यक्ति के पैरों में इतनी सूजन आ जाती है कि इसके पैर जो है हाथी के समान मोटा हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाथी पांव का रोग भी कहा जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से पैर क्या हो जाता है, फूल जाता है। एलिफेंटाइटिस, एलिफेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पैर है वो एलिफेंट जैसा हो जाता है, हाथी टाइप का हो जाता है, इसलिए हाथी पांव बोलते हैं। अब हाथी पाई जो रोग है, इसके कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। इसको लिम्फेटिक फाइलेरीज भी बोलते हैं, ये नोट कर लेना, ये वाला काम का है। लसिका फाइलेरिया को सामान्यतः हाथी पांव रोग के नाम से जाना जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय रोग है, जहां का क्लाइमेट जो है ना उष्णकटिबंधीय रहता होगा, वहां पर यह डिजीज ज्यादा फैलता है। यह शरीर के लसिका तंत्र, जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा बायो में, एक होता है ब्लड वाला और एक होता है लिम्फ। बॉडी में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, एक होता है ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा है और एक फ्लो हो रहा है लिम्फ, लिम्फ LYMPH, लिम्फ। तो यह शरीर के लसिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। यह लसिका तंत्र को प्रभावित करता है, इससे शरीर के अंगों का असामान्य विकास, दर्द, गंभीर दिव्यांगता जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह एक वेक्टर जनित रोग है। वेक्टर मतलब कोई, जैसे मच्छर हो गया, एक वेक्टर है, तो मच्छर ये एक वेक्टर जनित रोग है जो फाइलेरोडीडिया परिवार के नीमेटोड्स रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। अब हाथी पांव के तीन प्रकार के फाइलरी के परजीवी होते हैं, एक वुचेरनिया बेनक्रॉफ्टी, एक है ब्रूगिया मलाई और एक है ब्रूगिया तिमोरी। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस याद रख लो, लसिका तंत्र को प्रभावित करता है और ये वेक्टर जनित रोग है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्षणों को नियंत्रण करने वाली आधुनिक इकाई को क्या कहते हैं? लक्षण मतलब ट्रीट, भाई हमने पढ़ोगे ना, ट्रीट को जो वो करेगा, कंट्रोल करेगा, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन में पढ़े होंगे, तो ट्रीट को डिसाइड करता है वो क्या है, जीन है। ठीक है, तो जीन्स होते हैं वो हमारे लक्षण को, ट्रीट को, जैसे पेरेंट है, अब पेरेंट्स के आईज ब्लू है सपोज, तो उसका जो चाइल्ड है उसका भी आई ब्लू होने के चांसेस 90% रहेगा या मोर देन 90% रहेगा। तो इसको ही बोलते हैं जेनेटिकली मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो इसको जीन बोलते हैं। जीन ही क्या करेगा, इसको कंट्रोल करता है। अब ये दो तीन क्वेश्चन हम लोग उससे पढ़ेंगे, पेडागोजी से, एनवायरनमेंट के पेडागोजी से। अब इसको ध्यान से समझना, ये समझने वाला चीज है, पूरा पेडागोजी रटने वाला नहीं है, समझने वाला है, तो ध्यान से समझना। ये लास्ट के दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पेडागोजी का, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, मतलब ये एनसीएफ की बात कर रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब एनसीएफ बोलता है, एनसीएफ बोलता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 बोलता है डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करेगा। मतलब बोल रहा है कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है उस सब्जेक्ट का, उसको बच्चे में डेवलप करेगा, उसको समझने का। तो ये तो काफी हैवी हो जाएगा, मतलब किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए, किसी सब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, और हम लोग प्राथमिक स्तर लिख दिए यहाँ पर, तो ये ऑप्शन उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। मे भी सही हो लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है आंसर। ए ऑप्शन 1 भी सही ही है, ऐसा नहीं गलत बोल रहा है, लेकिन स्ट्रांग नहीं है। सेकंड बोल रहा है मेमोराइजिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट। हम लोग कभी मेमोराइजिंग, रेक्टिफिकेशन, याद करवाना, लर्न करवाना, इस पे फोकस नहीं करते, तो ऑप्शन 2 तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि याद कराने की बात कर रहा है, स्मरण करवाना, याद करवाना, ये सब ऑप्शन में काट देना। ऑप्शन 3 बोल रहा है लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। वो बोल रहा है कि हम लोग कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर में हम लोग
जो जिंदगी है उसको सब्जेक्ट से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हिंदी में बोला है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, मतलब क्लासरूम को बाहर, विद्यालय के बाहर जो जिंदगी होती है नॉर्मल किसी पर्सन की, उससे कनेक्ट करना, मतलब सोसाइटी से जोड़ना, समाज से जोड़ना। तो ये ऑप्शन एकदम स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि हम लोग यही तो करते हैं पेडागोजी में या फिर बीएड में, आपको यही सिखाया गया है कि बच्चों को क्या करो, उनके वातावरण से जोड़ो, उनके वातावरण से लिंक करो और वहां से पढ़ाओ। जैसे बच्चों को सोसाइटी पढ़ाना है, समाज पढ़ाना है। अब समाज पढ़ाने के लिए आप डायरेक्ट समाज का डेफिनेशन मत दो, समाज शास्त्र मत पढ़ा दो, बच्चे को सोसाइटी से जोड़ो। जैसे तुम्हारे घर के आसपास से कनेक्ट करो, जैसे तुम्हारा घर है, घर के आसपास कौन कौन रहता है, तो वो बोलेगा मेरे घर के पास शर्मा अंकल रहते हैं, फिर उसके बगल में एक तिवारी अंकल रहते हैं, फिर एक बगल में साहू अंकल रहते हैं। तो इस तरह से एक सोसाइटी को आप कनेक्ट करने का प्रयास करो, फिर एक सोसाइटी बन जाता है। जैसे बच्चा किसी कॉलोनी में रह रहा है, जैसे सपोज वो आदर्श विहार में रह रहा है, आदर्श विहार में रह रहा है, तो आदर्श विहार एक स्मॉल सोसाइटी है, एक समाज है। तो इस तरह से बच्चों को क्या करना है, कक्षा के बाहर लेके जाना है और वहां उसको पढ़ाना है। कक्षा के बाहर का मतलब क्लास में ही रहेगा बच्चा, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, बाहर से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, सो ऑप्शन 3 काफी स्ट्रांग है। ऑप्शन 4 बोल रहा है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ये भी सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन 3 ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए 9th क्वेश्चन देखो, जहां समझ में नहीं आया तुरंत कमेंट कर देना, बाकी व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th आर आस्क्ड बाय देयर टीचर टू डिस्कस व्हाट हैपेंस टू द फूड वी एट इनसाइड आवर बॉडी। जब हम खाना खा लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। टीचर ने एक बच्चे से ऐसा प्रश्न पूछा कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या है ऐसा प्रश्न पूछने के लिए, शिक्षक क्या चाहता है ऐसा प्रश्न पूछ के। ऑप्शन 1 देखियो, डेवलपिंग स्टूडेंट्स इमेजिनेशन अबाउट डाइजेशन साइंटिफिक कंसेप्ट, बच्चे के साइंटिफिक कंसेप्ट को वो डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, मतलब पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। ऑप्शन 2 देखते हैं, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू फॉर्मुलेट करेक्ट रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चन, प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थी की मदद करना। ये भी सही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये भी सही हो सकता है। थर्ड बोला जा रहा है एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडियाज, जो इंट्यूशंस होते हैं ना बच्चों के अंदर, कि बच्चा अपने दिमाग से बिना तर्क करे आंसर बताने का प्रयास करेगा, इस चीज को क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों को अन्वेषण करना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर लग रहा है। कि बच्चे से, अगर एक छोटा सा बच्चा है 4th क्लास का, डाइजेशन नहीं पता, आप लोग डाइजेशन फर्स्ट टाइम पढ़ोगे क्लास 8th वगैरह में, डाइजेशन पाचन क्या होता है, और 10th में सबसे डिटेल में दिया है, और 11th 12th में तो बायो वाले डिटेल में पढ़ते ही हैं, लेकिन 10th तक तो सब पढ़ते हैं ना, 10th तक सबको पढ़ना है बायो, चाहे वो आगे जाके कॉमर्स ले, चाहे आगे जाके मैथ्स ले, चाहे आगे जाके कोई भी सब्जेक्ट ले, 10th तक तो बायो सबको पढ़ना है। तो 10th में डाइजेशन सबसे डिटेल में दिया है, बाकी 7th 8th में आसपास में दिया है। मतलब हम लोग ईवीएस में 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं और कक्षा 5वीं की बात चल रही है। तो डाइजेशन में जो है बच्चा साइंटिफिक कंसेप्ट को नहीं सीख पाएगा। और सिमिलरली वो जो ये जो बोल रहा है ना कि हेल्पिंग स्टूडेंट टू फॉर्मुलेट करेक्ट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, ये भी एक तरह से सही नहीं है। देखो समझना, हम बच्चे से एक क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई तुम डाइजेशन, तुम्हारे पेट के अंदर खाना जा रहा है तो उससे क्या होगा, तो बच्चे को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में डाइजेशन क्या होता है। कि खाना पहले, अगर डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ में होता है सलाइवा, सलाइवा से स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, फिर वो जाता है स्टमक में, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जिसमें HCl होता है और पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, कुछ नहीं पता उसको, तो साइंटिफिक अप्रोच तो लगा नहीं सकता। तो ऑप्शन 1 तो एलिमिनेट आप कर सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑल ऑफ दीस ही लगाएंगे, मैं भी ऑल ऑफ दीस ही लगाता, ठीक, लेकिन हालांकि मैंने आंसर देख लिया है तो मुझे पता चल गया कि ये साइंटिफिक कंसेप्ट तो नहीं होगा। उसके बाद सेकंड बोला जा रहा है कि हेल्पिंग स्टूडेंट टू फॉर्मुलेट करेक्ट रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स तो बच्चा दे ही नहीं सकता ना। अगर छोटे से बच्चे को बोलोगे कि खाना खाने के बाद पेट में जाता है तो फिर क्या होता है, तो वो करेक्ट आंसर तो देगा नहीं, वो अपने हिसाब से बताने का प्रयास करेगा, ठीक। लेकिन जो ऑप्शन 3 बोला जा रहा है कि बच्चे के
जो अंतर्बोधि विचार को अन्वेषण करना, एक्सप्लोर करना, तो ये ज्यादा स्ट्रांग है कि बच्चा कुछ तो बताएगा, जैसे पेट में गया तो पेट में जाएगा तो यहां पर पहुंचेगा, मतलब ये पेट अपना टच करके बताएगा कि ये पेट में जाएगा, फिर उसके बाद मेरे को एनर्जी मिलेगा तो फिर मैं दौड़ भाग कर लूंगा। इस तरह से वो कुछ आंसर देने का प्रयास करेगा, अपना इंट्यूशन बताएगा। सो ऑप्शन 3 ज्यादा बेस्ट है और यही सही आंसर है इसका। फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लगाएंगे, 99%, 90% स्टूडेंट तो ऑल ऑफ दीज लगाते हैं आंसर, कि उसको ऑप्शन 2 भी लग रहा है, ऑप्शन 1 भी लग रहा है, और व्यापम आंसर ले लेता ऑप्शन 3, एक मार्क्स आपका कट हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं एनवायरमेंट को, कि पेडागोजी को ढंग से पढ़िए, ढंग से। अब 10th क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है उसका। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषताएं क्या है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फीचर। देखो लाइन लिख दी है मोस्ट, सबसे अच्छा फीचर क्या है एनवायरमेंट टेक्स्ट बुक का एट प्राइमरी लेवल। चार ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा, 3 भी सही होगा, 4 भी सही होगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट। मोस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। सो फर्स्ट ऑप्शन चलते हैं, a lot of information is given through the content, काट देना। 5वीं क्लास के बच्चे को अब लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देके आईएएस थोड़ी बनाना है भाई, इतना सारा उसके इंफॉर्मेशन डाल दो, उसके 5वीं क्लास के बुक में डाइजेशन भी डाल दो, रेस्पिरेशन भी डाल दो, ठीक है, बल्ब भी डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी भी डाल दो, आईएएस नहीं बनाना है उसको, ठीक है। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 पढ़ते हैं, देयर इज फोकस ऑन स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब रूढ़िवादी मतलब स्टीरियोटाइप बेसिस को आप ध्यान दोगे उसके सिलेबस में, कर सकते हो, लेकिन रूढ़िवादी को बता के करोगे भी क्या बच्चे को? बच्चों के सिलेबस में रूढ़िवादी धारणाओं को बताओगे तो फोकस करोगे तो वो उसी चीज को और पकड़ेगा। एक तो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है 90 70 80% तो गांव गांव से आते हैं बच्चे, अब उनके सिलेबस में आप और रूढ़िवादी धारणाओं को बताओगे तो वो उस पे गलत वे में चले जाएगा ये। ऑप्शन 3 देखो, देयर इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू डिस्करेज रूट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब होता है रटवाना, बच्चे को रटवा के सिखवाना, रटवा के सिखाना। रोट लर्निंग का मतलब होता है रटाना बच्चे को, इसको हम डिस्करेज करेंगे, हटाएंगे सिलेबस से। देयर इज कॉन्शियस एफर्ट, हम ऐसा एफर्ट डालेंगे कि बच्चे को जो रोट लर्निंग है उसको हटाएंगे। अब देखो हिंदी में क्या लिखा है, रटने द्वारा सीखने के सचेतन रूप को से हतोत्साहित करने का प्रयास करना। हिंदी के ऑप्शन तो और भी आपको कंफ्यूज करेगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से क्यों ना हो। रटने द्वारा सीखने को सचेतन, सचेतन का मतलब हतोत्साहित करने का प्रयास करना। इंग्लिश के हिंदी के ऑप्शन से तो और कंफ्यूज हो गए एग्जाम में। तो ये समझ में आया, देयर इज कॉन्शियस एफर्ट, हम ऐसा एफर्ट डालेंगे कि जो रोट लर्निंग है उसको डिस्करेज करें, रोट लर्निंग को हटाए। तो ये एकदम सही लग रहा है, एक और दो तो गलत हो ही रहे थे। थर्ड देख लो, टेक्स्ट बुक इज द ओनली टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू बी यूज बाय टीचर। बोला जा रहा है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए हम केवल पाठ्य पुस्तक का या टेक्स्ट बुक का यूज करेंगे, तो ये गलत है। ये तो फर्स्ट ही आपको सिखाया गया कि पाठ्य पुस्तक का कम से कम यूज करना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जाना है, बच्चों को केंद्रित करके पढ़ाना है, उसको सोसाइटी से जोड़ने के लिए आप पाठ्य पुस्तक का कम से कम प्रयोग करना है। सो ऑप्शन 3 इज द ओनली करेक्ट आंसर, 1 2 and 4 आर रॉन्ग, सो 3 इज करेक्ट। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हमने पढ़ा पेडागोजी से और 10 क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग मुझे वीडियो के एंड में कमेंट करके बताओ कि 10 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आज ये थर्ड डे था, 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अब तक, धीरे से 100 क्वेश्चन भी करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चन। एक दिन में सेशन लूंगा जिसमें केवल हम पेडागोजी को डिस्कस करेंगे एक दिन में, ठीक है। अभी तो साइंस भी आ रहा है उसमें, एनवायरनमेंट में, ठीक। एक दिन समाज से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊंगा, समाज आपके सिलेबस में है, समाज से क्वेश्चन करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर तो जरूर कर देना यार, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।